next session definitely is going to be absolutely thrilling because we have with us a master weaver of words coming and joining us on this stage. He is a multifaceted Indian journalist, author, radio storyteller, script writer, and a lyricist. From award-winning journalism to captivating radio shows like Yadon Ka Idiot Box, he has a knack for capturing the essence of life and then beautifully transforming it into unforgettable stories. And that's what he is coming and joining us for today, because he will be sharing his wisdom in the art of storytelling. So ladies and gentlemen, it's time for us to get ready to learn, to be inspired, and let's not forget just to discover the magic and charm that lies within a well-told story. Put your hands together, everyone. Let's welcome onto our stage Mr. Nilesh Misra. दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। तो ये जो मैजिक मोमेंट है, जिसको साइंटिस्ट्स न्यूरल कपलिंग कहते हैं, आप और हम अपनी बिजनेस मीटिंग्स में, अपनी वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशंस में, अपने आईआईएम के कोर्सेज में, दिन रात कॉफ़ी पीते हुए, कहीं टहलते हुए, घर में समंदर को देखते हुए या किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए बस इसी की तलाश कर रहे हैं। आप और मैं वो लम्हा ढूंढ रहे हैं जब आप जो व्यक्त करते हैं, आपकी ऑडियंस भी वही इमोशन महसूस करे। और फिर आप उसको साबुन भी बेच सकते हैं, आप उससे कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीदवा सकते हैं, आप उससे कुछ भी खरीदवा सकते हैं। जब एक कम्युनिकेटर एक कहानी सुनाता है, इन दैट मोमेंट, इफ आई एम नरेटिंग अ स्टोरी ऑफ लव, द फेमस ऑक्सीटोसिन oozes in your brains. And you feel what you would feel if you're actually in love. That is the power of storytelling. If I told you about a story of fear, or that there's actually a white, beautiful puppy just in front of where Raj is sitting, looking up at him with its papery ears, and it's walking by, it's going down that column of chairs, right where that gentleman is in the black shirt, you might actually start seeing that puppy. This is the magic of us. This is the blessing that the Almighty has given us as creators. अब ये आपके ऊपर है, आप उसको पोलियो ड्रॉप्स लगवाने में इस्तेमाल करें, या फिर आप ऐसे शुगरी ड्रिंक्स बेचने में इस्तेमाल करें जिनसे उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि उसको वो खूबसूरत फुटबॉल से खेलने में या एथलेटिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करें, या इस मैसेज को देने में इस्तेमाल करें कि बेटा, अगर 4-5 साल की उम्र से कोडिंग नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये आपका पावर है, आपकी चॉइस है। खैर, मैंने जब कहानियां सुनाना शुरू किया तो उसके पहले मैंने कहानियां कभी सुनाई नहीं थी, और मुझे लगता है, मैं अभी हाल में अब जागरण के प्रशांत से बात कर रहा था, हमारे पुराने दोस्त हैं, कि कैसे व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस, सिखाया जाना चाहिए स्कूलों में। और अगर बचपन से हो पाए तो चाहे आप मार्केटिंग में जाएं, चाहे सेल्स में जाएं, चाहे मैनेजर्स बने या टीम मेंबर्स बने या लवर्स बने, लव लेटर्स लिखें, वो हमेशा आपके काम आएगा। कहानियां सुनाते सुनाते रोज मैं
कोई और बन जाता हूँ. Every day I become the other while narrating a story. This is a superpower that God has given me, that I'm able to become a 45-year-old woman one day. This is beautiful. It's a privilege. A 60-year-old grandfather. That I'm able to look at the world from their points of view, from the points of view of people I did not understand earlier. Maybe I disliked them. कि ये दादाजी नाराज क्यों होते हैं हमेशा जब बेटी 7 बजे घर आती है एक छोटे से शहर में. क्या है कि ये दादाजी हमेशा कुछ बातों को लेके इतने जिद्दी क्यों हैं. लेकिन जब हमने दुनिया को दूसरों की नजरों से देखना सीखा तो दुनिया समझ आने लगी. मुझे लगता है कि मैं कहानियां सुनाते सुनाते बेहतर इंसान बन गया हूं. और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस भी इतने सालों में कहानियां सुनते सुनते बेहतर इंसान बन गई होगी. क्योंकि सबसे बड़ा जो सीक्रेट सॉस हमको दिया है ऊपर वाले ने, वो है एम्पैथी. हमने अपनी कहानियां किसी मार्केटिंग प्लान के तहत नहीं सुनाई, ये सोच के भी नहीं सुनाई कि ये कौन सुनेगा. हमने बस ये किया कि रोज we need to tell a bloody good story every day. That is it. That is all we do for 12, 13 years now, every weeknight. A new story, new characters, new settings. It's very hard work. And I feel that doing that made us just understand this country better. People of small town, people of villages, people from those small towns and villages who are in the city. So 90% of this country. And I would love it if that empathy somewhere percolates in the messaging I receive from this monolith. That everything is not transactional. You're not selling me something every time. Don't sell me. I know when you're selling me. Can you make an effort to make my life a little better? खरीद तो मैं लूंगा यार, मैं ले लूंगा तुम्हारा साबुन या तुम्हारा ऑनलाइन कोर्स या कुछ भी, लेकिन ऐसा तो लगे कि you really have empathy for me. और मुझे लगता है कि कई बार वो मिस होती है. मैं खैर आप सब ज्ञानी लोग हैं, मैं तो जो थोड़ा बहुत सीखा है in writing about, in writing from, in creating content from the heartland over the last couple of decades through Gaon Connection or through Slow, वो शेयर कर रहा हूँ. कहानियाँ, चलिए मैं सुनाता हूँ. तो ये मेरी लिखी एक कहानी है. जिन चीज़ों की हम बात कर रहे थे कुछ उसी से जुड़ी है. इसका नाम है एक पोस्टमैन की चिट्ठी. मैंने उस दिन अपनी बीवी से कह दिया कि देखो, शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की. आज मैं अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूं. वही आखिर में आज रिटायर जो हो रहा हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी कमीज पहननी है रिटायरमेंट फंक्शन में. कमला मुस्कुराई, बोली चिट्ठी लिख देना, सोच लूंगी. चिट्ठी लिख देना, ये मेरा और मेरी पत्नी का बहुत पुराना जोक है. मैंने सारी जिंदगी पोस्टमैन की नौकरी जो की है. पहले दूर एक कस्बे में थे जहां मेरी और कमला की शादी हुई थी. फिर याद शहर आ गए जहां पोस्ट ऑफिस में सारी जिंदगी गुजार दी. मैं चिट्ठियां सॉर्ट करता रहा और मेरे चारों ओर दुनिया बदल गई. बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बोलने लग गए. लोगों ने बड़े घरों के बजाय फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया. और जाने कब परिवार बिखरने लगे. माँ बाप एक घर में, बेटे बहू दूसरे में. मैं समझ नहीं पाता था कि
घर छोटे हो गए थे या दिल छोटे हो गए थे? गनीमत थी कि मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुनील अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहते हैं हमारे घर में। सुनील बड़ा ब्राइट लड़का है, बड़े से दफ्तर में बड़ा अफसर बन गया है अब तो। घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने काम का बिल्कुल उल्टा है। उसके स्कूल का कोर्स, उसके गिट पिट बोलते कार्टून कैरेक्टर्स की भाषा। 8 साल का हो गया है, अभी मुझसे दोस्ती तो नहीं हो पाई है। क्या करूं, बोरिंग बुढ़ा जो हूं। सोचता हूं अब रिटायरमेंट के बाद घर पे ज़्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूंगा। मैं और कमला उसे कहानी सुनाएंगे, वही पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगा जो मैं सुनील को सुनाया करता था। तेनालीराम और बीरबल की कहानियां। मैंने देखा कि मेरे पोते महाशय ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरल के पास गया। मैंने कहा, सरल बेटा, मैं आज रिटायर हो रहा हूं, आपको मैं अपने रिटायरमेंट पे गिफ्ट देना चाहता हूं। आप मुझे चिट्ठी लिख के बता देना क्या चाहिए। सरल ने मुझे देखा एक पल, फिर बोला, आप कितने आउटडेटेड हो दादाजी, आजकल चिट्ठी कौन लिखता है? आपका टाइम गया दादाजी। हाँ, शायद मेरा टाइम चला गया था। शायद मेरा टाइम तभी चला गया था जब लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया था। कभी अंतर्देशीय पत्र, इनलैंड लेटर पे लोग हाथ से चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे। कभी कभी तो साथ में एक सादे जवाबी पोस्ट कार्ड के साथ। जब 50 पैसे का टिकट और अशोक की लाट लगा हल्का पीला लिफाफा न जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी आगे बढ़ाता था, उन्हें खुशी और गम के संदेश देता था, पत्नियों को दूर गए अपने पतियों के प्यार में डूबी बातें सुनाता था। कभी उनमें राखी बंद होके आती थी, कभी रोचना। रोचना पता नहीं आप में से कई लोग समझते होंगे या नहीं, टीका यानी कुछ चावल के दाने, थोड़ा सा सिंदूर या हल्दी। कभी जब कोई बुरी खबर होती या कोई गुजर जाता था तो पोस्ट कार्ड का कोना फाड़ दिया जाता था। चिट्ठियां इस देश की जान होती थी। हमारे हाथों में लिखा हुआ हमारा ही एक जरा सा टुकड़ा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हमसे बातें करता हुआ, हमारी आंखों में आंखें डाल के कहता हुआ कि तुम कब आओगे। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना आ गया और लोग ईमेल करने लगे, मोबाइल फोन आ गए। कलम के बजाय कीबोर्ड और कंप्यूटर से प्यार और खुशी के विरह के बारे में लिखने लगे थे। शायद वक्त ही बदल रहा था। हाथ के बजाय मशीन से खत लिखने लगे थे हम। शायद हम यूं ही इंसान से मशीन बनते जा रहे थे। मेरे घर को ही देख लीजिए। सुनील बड़ी मेहनत करके यहाँ याद शहर में यूनिवर्सिटी में MBA कर पाया और किसी बड़े बिजनेस स्कूल में भेजने की तो मेरी हैसियत थी नहीं। जितनी उम्मीद कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा किया मैंने और मेरे बेटे ने। MBA के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिलती है। मुझे मेरे बेटे ने मेरे बेटे की चिंता नहीं करने दी। बहू दिव्या भी बहुत अच्छी है, B.Ed की तैयारी कर रही है, कहीं टीचर बनना चाहती है। खैर, आज मैंने अपने कमरे में 6 कमीज़ें बार बार बदलने में करीब 20 मिनट लगाए और आखिरकार बीवी को मदद के लिए बुला ही लिया। कमला मुस्कुराते हुए ऐसे आई जैसे ओलंपिक्स में कमीज चूज करने की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिल गया हो। मैंने कमला को देखा और सोचा, ये 21 साल की लड़की कब दादी बन गई पता ही नहीं चला। पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी जिंदगी में। कमला से मेरी शादी एक
पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था उसमें सिर्फ 4 पोस्ट बॉक्स थे, और ये पोस्ट बॉक्स उतने ही ज़रूरी थे सबके लिए जितना मंदिर या परचून की दुकान। पोस्ट ऑफिस के भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरा घर उन 4 में से एक पोस्ट ऑफिस के एकदम बगल में था। मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठा होता था तो हफ्ते में 2-3 बार देखता था कि एक अच्छी सी सीधी सादी सी लड़की उस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियां डालने आती थी। वो कमला थी। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर बरामदे में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। फिर पता चला कि वो मेरी चचेरी बहन आरती की दोस्त भी थी। मेरे माँ बाप उन दिनों मेरे लिए जोर शोर से शादी का इंतजाम कर रहे थे। मैंने आरती को हिंट किया कि उनको कमला का ही नाम बता दें। आरती ने कमला का मन टटोलने के लिए मेरा जिक्र किया। वो मुझे बरामदे में बैठा देख चुकी थी। बोली, उससे कहना चिट्ठी लिख ले, सोच के बताऊंगी। कमला के हिसाब से दुनिया को शांतिपूर्वक चलने का एक ही रास्ता था, चिट्ठियां। मरता क्या ना करता, मैंने कमला को चिट्ठी लिखी और उसके कठिन टेस्ट में पास हो गया, और अंततः एक दिन हमारी शादी हो गई। उसी दौरान याद शहर में पोस्टमैन की पोस्ट निकली और कमला के चिट्ठी प्रेम और मेरे घर न छोड़ने की इच्छा के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेकर खुशी खुशी याद शहर की गलियों में घूमता रहता। मुझे महत्वपूर्ण होने की भावना, बहुत सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस महसूस होता था। दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़कर जैसे मैं चलता फिरता टेलीफोन बन गया था। तब से हमारे परिवार में चिट्ठियां लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया है। कठिन बात तो खासकर चिट्ठी में कह दी जाती है। इसको हम लोग कहते हैं चिट्ठी के पीछे से वार करना। चाहे वो फ्रिज पे लगे हुए छोटे छोटे नोट्स हों या बिन कारण के गुस्से के लिए माफ़ी मांगते हुए दरवाजे के नीचे सरकाए गए 5-5 पन्ने के फर्रे। हमारे घर में ये चिट्ठियों का खेल बड़ा दिलचस्प है। लीजिए, फिर मेरी मेज पे एक चिट्ठी पड़ी थी। मेरे बेटे सुनील ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता है। रिटायरमेंट के फंक्शन में जाने के लिए अपनी बीवी के हाथों की चुनी हुई कमीज पहने वो चिट्ठी पकड़े मैं कमरे में खड़ा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। सुनील ने अपने हाथ से एक सफेद सादे कागज पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी हैंडराइटिंग तब से बस थोड़ा ही खराब हुई थी जब स्कूल के दिनों में उसके साथ बैठकर ब्राउन पेपर की कॉपी पर उसको SUNIL लिखना सिखाया था। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूं कि ये बात आपसे कहूं, लेकिन कहूं तो कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। दिव्या का B.Ed एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, आज ही चिट्ठी आई है। अब वो ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सरल के लिए घर पे कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे तो वो बड़ा हो गया है और उसको अपने कमरे की ज़रूरत है, वहाँ जहाँ वो अपने हिसाब से काम कर सके, पढ़ाई कर सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी शायद। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट कर जाऊं। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बहुत खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, लेकिन अब लगता है कि प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। मुझे गलत मत समझिएगा, आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक फुल टाइम नौकर रख दूंगा और मकान पास में ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो ये बात मैं कभी नहीं कह पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया हूं या नहीं।
मैं यही कहना चाहता था कि बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुशी खुली जगह में मिलती है, सेंस ऑफ स्पेस चाहिए होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी आपके रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को तो मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक कमरे में। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया, सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी से मुझको पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसको मैंने इतने प्यार से बड़ा किया, जिसको मैं आज तक अपने बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़कर जा रहा था। कमला कमरे के अंदर आई, बोली देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा जा तो सुनील रहा है, हमारा बेटा घर छोड़ कर जा रहा है। 40 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा हुआ था। एक छोटी सी स्टेज पर एक सफ़ेद मेज़पोश के ऊपर गेंदे के फूल की माला जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे और एक सर्टिफिकेट जो मुझको अभी मिलने वाला था। याद शहर के ऑफिस के जनरल मैनेजर, हम सब के बॉस सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 50-60 कॉलीग्स को देख रहा था। और असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब सुनील पैदा हुआ था, याद शहर के सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी करने के लिए क्या क्या करना होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल, छोटी फ्रॉकें, कमला के लिए गर्म पानी, सब ले आया था। मुझे बेटी का इंतजार था, कमला बेटा चाहती थी। जिंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। सुनील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया मैंने। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, लेकिन बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने महंगे जूते मांगे तो कभी दूसरा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे कोई और ही आवाजें सुनाई पड़ रही थी। एलटीसी पर मसूरी में गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी, रामलीला में सुग्रीव बने मेरे बेटे का धम से स्टेज पर पैर मारना, और मेरा ये सोचना कि कहीं उसके पैर में मोच तो नहीं आ गई होगी। रामदत्त जी, मुझे मेरे बगल में बैठे अहमद सर की आवाज ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा रहा था। और अब हम सब के चहेते रामदत्त जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद भी आके 2 शब्द कहें। गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर ऑटो से घर पहुंचा तो कमला घर पर अकेली थी, खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना कमला, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी शेखी बघारें, आदमी असल में अंदर से निहायत ही कमजोर होता है, औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ अंदर ही अंदर चाहे सहती रहें, टूटती रहें, पर बाकी सबको जोड़ कर रखती हैं। कमला ने मुझको देखा और बोली, चाय पियोगे?
शाम हो गई। सुनील और दिव्या घर पे आ गए। सरल खेलकर वापस आ गया। खाने पर मुझको बुलाया गया। मैं चुपचाप खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। सुनील ने कहा, पापा, मैंने उसे तकलीफ में डूबी आंखों से देखा, जैसे कह रहा हूं तुम भी सबकी तरह निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़कर अंदर चला गया। बाद में कमला अंदर आई, बोली तुम्हें क्या हो गया है? दिन भर से आंखों में छिपे आंसू निकल ही पड़े। कमला बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। कमला ने मुझको तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से कमला को देखा। उसने हाथ खींच लिया। मैंने कहा, कमला क्या बात कर रही हो तुम? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? कमला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फर्ज निभाया है बस। जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। कमला बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी तो टीस हुई होगी। अरे मैंने नौकरी छोड़ने के, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे हम तुम पहरा रखें उस पे। कमला ने कहा, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा। और जरूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हमसे कम प्यार करता है। तुम भाग्यशाली हो, तुमको इतना अच्छा बेटा मिला। खुदगर्ज मत बनो। जिसमें उसकी खुशी है उसी में हमारी खुशी है। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में गया। सब लोग बैठे थे, मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने सरल से कहा, सरल बेटा, पोस्टमैन दादाजी को ईमेल करना सिखाओगे? बस इतनी सी थी ये कहानी।